बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मैथमेटिक्स का जो है मैंने पहला चैप्टर सेट के बारे में एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, मगर चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इस वजह से सारी बातें डिस्कस नहीं हो पाई। इस वजह से कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी और कुछ बातें जो है हम आज डिस्कस करते हैं। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में मैंने 26 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो है 27। अब 27 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू। अब ये किसके बराबर होगा? तो बेटा हमें पता है कि डी मॉर्गन ने जो लॉ दिया था वो क्या था बेटा? इस तरह था ना कि अगर दो लॉ थे बेटा। नंबर 1 कि अगर हम ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें, अगर हम ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें और फिर इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर जो जवाब आएगा होल कॉम्प्लीमेंट। मैं कहूं ये छत जो है हम सबके ऊपर है, इसका मतलब मेरे ऊपर भी है, हर एक के ऊपर है। तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कौन है बेटा? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ए का भी है और ये कॉम्प्लीमेंट किस पर होगा? बी पर भी होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका ए पर और ये आपका कॉम्प्लीमेंट बी पर। अब देखिए बीच में इंटरसेक्शन है तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि इंटरसेक्शन होगा तो यहां पे आपने क्या रखना है? यूनियन। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम होगा। और जो दूसरी बात कही थी, पहली बात बेटा यूनियन के लिए कही, इंटरसेक्शन के लिए कही, दूसरी यूनियन के लिए, या पहली यूनियन के लिए, दूसरी इंटरसेक्शन के लिए, आप जो भी कहें। तो बेटा इसे कह सकते हैं ए यूनियन बी। अगर ए का यूनियन बी के साथ करें फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करें, बेटा कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं सी रख रहा हूं या ये रखें, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट भी होगा, बी का भी होगा। तो बेटा ये ए का कॉम्प्लीमेंट और ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये था डी मॉर्गन्स का लॉ। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भाई डी मॉर्गन्स लॉ के तहत आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट करें और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट करें, दोनों का जवाबों का जब इंटरसेक्शन करें तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये किसके बराबर आएगा? तो देखिए बेटा ये मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी और ये किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट बिकम्स सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद बेटा 28 कह रहा है कि आपके पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और आपके पास बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। देन फाइंड ए माइनस बी। अब लोग इसे ए माइनस बी पढ़ते हैं, मगर बेटा याद रखिएगा जब हम सेट चैप्टर पढ़ते हैं तो सेट में हम इसे क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? ए डिफरेंस बी चाहिए, मतलब ए में से बी को निकाल दो, ए में से बी को निकाल दो। तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा वो हमें बताना है। तो बेटा गौर कीजिएगा, अब सवाल क्या है? ए डिफरेंस बी। तो बेटा देखिए ये आपका ए, ये आपका डिफरेंस बी। अब देखिए यहां पर पहले ए है तो पहले इसका मतलब एक एलिमेंट्स, तो एक एलिमेंट्स कौन से बेटा? 1 2 3, ये आ गया, ये डिफरेंस, ये आ गया बेटा डिफरेंस। उसके बाद कौन है? बी। तो बेटा बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल कर दें, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, बाकी क्या बचा? 4 एंड 5 बचा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जवाब लिखते देते हैं 4 एंड 5 लिखते हैं, मगर ये 4 एंड 5 जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? फर्ज करें मैं अगर कहूं आपकी जेब में 50 रुपए है, आपने 40 रुपए की चीज ले ली, बाकी कितने बचे? 10 रुपए बचे। बेटा 10 रुपए 50 के होंगे या 40 के होंगे? अच्छा फर्ज करें आपकी जेब में 100 रुपए थे,
आपने किसी दुकान पर गए, आपने चीज ले ली 10 रुपए की, कितने बचे बेटा 90, वो 90 जो होंगे बेटा 100 के होंगे 10 के होंगे, तो 100 के होंगे। इसका मतलब जिसमें से माइनस किया जाता है, हमेशा जिसमें से माइनस किया जाता है, जिसमें से निकाला जाता है, जो उसमें बचता है हम वो लिखते हैं। तो निकाल किस में से रहे 100 में से, जो बचेगा वो भी किसका बचेगा, उसी का बचेगा। इन द सेम वे यहां पर हम निकाल किस में से रहे ए में से, तो जो ए में बचेगा हम वो लिखेंगे। तो एक में क्या बच रहा है, खाक बचा बेटा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर है खाली सेट। तो बेटा ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि खाली सेट के लिए सिर्फ 2 निशानियां होती हैं, या तो आप इस तरह रखेंगे या तो आप खाली जो है इस तरह फायर रख देंगे इस तरह। तो ये खाली सेट की बेटा निशानी है, या आप ये निशानी निकालेंगे या आप ये निशानी निकालेंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ओके जी। उसके बाद बेटा 29 MCQs कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट वर्ड का मतलब है बेटा मौजूद होना। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि अगर ए मौजूद है बी में, मतलब ए जो कंप्लीट है वो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद है, बी में मौजूद है, तो फिर ए यूनियन बी, बताएं कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो बेटा एक बात गौर कीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि भाई ए पहले से कोई सेट है, बी भी पहले से कोई सेट है, मगर यहां पर ए पूरे का पूरा मौजूद है किसमें, बी में। इसका मतलब है बी क्या बन गया, बड़ा बन गया, ए क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि बी में पहले बंदे थे। फिर कह रहा है कि ए भी बी में मौजूद है, इसका मतलब बी बड़ा है। तो बेटा याद रखिएगा, यूनियन में जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन में हम एलिमेंट्सों को मिला के लिखते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, यूनियन में जवाब हमेशा बड़ा आता है और इंटरसेक्शन में जवाब हमेशा छोटा आता है। इंटरसेक्शन में छोटा इसलिए आता है क्योंकि हम कॉमन निकालते हैं, हम एलिमेंट्स देखते हैं कि एक जैसे कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर हम यूनियन करें, मैं अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट्स अगर रखना चाहूं तो बेटा मैं एलिमेंट्स अपनी मर्जी से रखकर आपको मैं करके दिखा देता हूं। अब देखिएगा बेटा, फर्ज करें कि यहां पर मैं एक एलिमेंट्स रख रहा हूं बेटा, a इज इक्वल टू 1 and 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 and 4। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं? क्या ए सबसेट है बी का? बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे देखिए ए में पहले से बंदे हैं, बी में भी पहले से बंदे हैं, मगर जब ए भी इसमें आ जाएगा इसका मतलब बड़ा कौन बन गया, बी बन गया। तो बेटा इस दोनों का यूनियन करें, ए यूनियन बी। तो जब यूनियन करेंगे तो जवाब क्या आएगा बेटा, यूनियन में क्या करते हैं, एलिमेंटों को मिला के लिखते हैं। तो बेटा मिला के लिखे इन दोनों को, तो क्या आएगा जवाब 1 2 3 4। तो देखिए जवाब क्या आया, जवाब क्या आया दोनों में से, ऊपर वालों में से छोटा सेट आया, बड़ा सेट आया, बड़ा सेट आया। तो यूनियन में हमेशा जवाब बड़ा सेट आता है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए को अगर हम बी के साथ यूनियन करेंगे तो जवाब क्या आएगा बेटा, बी आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कि बेटा नेक्स्ट में कि अगर वही ऊपर वाली कंडीशन कि ए सारे का सारा बी में है, तो बताएं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो बेटा इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जवाब आता है। भले आप करके देख लें ऊपर वाला, यही एग्जांपल सेम उठा लें, ए इंटरसेक्शन बी। आप इंटरसेक्शन करें बेटा इन दोनों का, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हमेशा जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो एक जैसे एलिमेंट्स रखते हैं। तो बेटा इन दोनों में एक जैसे एलिमेंट कौन से हैं, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है। तो बेटा ये आ गया आपका 1 और यहां पर 2 है, यहां पर भी आपका 2 है, तो ये आ गया आपका 2। तो देखिए जो जवाब आया है, अब देखिए जो जवाब आया है, मुझे बताएं कि छोटा सेट आया या बड़ा सेट आया है, छोटा सेट आया है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है और यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आया है। ये बात आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ओके जी। उसके बाद बेटा इसका जवाब क्या आएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2। तो 1 2 कौन है, ए, इसका मतलब इसका जवाब आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है 2 sets are said to be equal if they have same
अगर क्या कह रहा है कि आपके पास दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो बताएं कि इनका क्या सेम होना जरूरी है। बेटा हमें पता है कि दो सेट, वैसे इक्वल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी दो सेट्स या उससे ज्यादा सेट्स आपस में बराबर तब होते हैं जब उन दोनों सेट्स या उससे ज्यादा सेट्स के एलिमेंट्स भी सेम हो और दोनों या उससे ज्यादा सेट्स के एलिमेंटों का तादाद भी सेम हो। ठीक है, ये डेफिनेशन पहली है। दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो इसका मतलब है ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन कह रहा है कि भाई दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप ये बता दें कि हैव सेम, उसके क्या सेम होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसके क्या सेम हो बेटा, एलिमेंट सेम हो। अगर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कहता या ऑर्डर कहता, ऑर्डर माने तादाद, तो उसको भी मैं टिक करता, मगर यहां पे एलिमेंट्स का ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन यहां पे जो है बेटा वो क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो दो सेट्स आपस में बराबर वैसे कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, मतलब तादाद भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो। नंबर 2, जब ए पूरे का पूरा बी में हो और बी पूरे का पूरा ए में हो। बोलेंगे कैसे, ए सबसेट बी का हो, बी सबसेट ए का हो, तो हम कहेंगे दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है वो एलिमेंट होगा। उसके बाद कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स इज, बेटा कह रहा है यहां पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग सेट्स हम बेटा किसको कहते हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं, इस पे थोड़ा सा बेटा गौर कीजिएगा। अब ओवरलैपिंग की डेफिनेशन है बेटा, फर्ज करें मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 and 2, और बी मेरे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है 2, 3 and 4। अगर मैं आपको कहूं इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करें, तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के अंदर आप कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे कि क्या इनके अंदर एलिमेंट सेम हैं। तो बेटा इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट कौन से हैं, ये 2 सेम है, यहां भी 2 है, तो इसका आंसर आ गया 2। तो बेटा याद रखिएगा, जब दो सेटों का इंटरसेक्शन, जब दो या दो से ज्यादा सेटों का इंटरसेक्शन अगर आपका खाली ना आए, और उसके लिए एक और भी कंडीशन है कि ए पूरे का पूरा बी में ना हो और बी पूरे का पूरा ए में ना हो। मगर आसान सी बात ये याद कर लें कि जब दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली ना आए, खाली ना आए, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और मोर देन 2 सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेटों का इंटरसेक्शन अगर खाली ना आए, खाली ना आए तो क्या कहेंगे बेटा, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो दो सेटों का अगर इंटरसेक्शन खाली ना आए तो हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बेटा, खाली नहीं आया, इसका मतलब ए और बी ये दोनों कौन है बेटा, इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज सम एलिमेंट्स आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। जब दो सेटों के दरमियान कुछ ना कुछ एक जैसा हो, जवाब खाली ना आए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों या उससे ज्यादा सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स दैट ऑलवेज बिकम्स नॉन एम्प्टी, खाली नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बेटा अगेन ऊपर वाली बात मैंने बताई कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। बेटा दुनिया में सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल, दुनिया का हर सेट जो है बेटा वो यूनिवर्सल सेट में से बना है। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लें ये सबका बाप है। ठीक है, वैसे तो अगर आगे बात करेंगे तो बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो यहां पे यूनिवर्सल सेट बेटा सबसे बड़ा सेट है। तो क्या कह रहे हैं, लाजिम बात है कि यूनिवर्सल बड़ा है, तो ए किस में से निकला है, यूनिवर्सल से में निकला है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, छोटा होगा। बेटा बाप बड़ा होता है, बेटा हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो बाप बड़ा बेटा छोटा, तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जवाब कौन सा आता है, मैंने ऊपर बताया था,
छोटा सेट आता है। तो बेटा इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ए। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा याद रखिएगा, ये निशानी और ये जो निशानी दोनों देख रहे हैं, ये दोनों निशानी यूनिवर्सल सेट की होती है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम है यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। तो बेटा याद रखें, हम नीचे देखें वही बात कि अगर ए का यूनियन हम करें यूनिवर्सल के साथ, तो मैंने अभी बताया कि बड़ा सेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल होता है। तो बेटा जब हम ए छोटा सेट है, तो जब छोटे सेट का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करेंगे तो बेटा जवाब क्या आएगा? बड़ा सेट आएगा। तो दोनों में से, क्योंकि यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा बेटा? यूनिवर्सल है। तो इसका मतलब जवाब आ जाएगा यूनिवर्सल, जवाब आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ओके जी। और बेटा आप याद रखिएगा, अब उसके बाद कह रहा है कि भाई खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करें। तो खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये बेटा याद कर लें कि जब हम खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बेटा कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या तरीकेकार होता है, ये आप जहन में अपने रखें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूं कि खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करें, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सल, बचा हुआ हिस्सा यूनिवर्सल का। तो यहां पे हमें खाली का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमेशा यूनिवर्सल में से उसको माइनस करते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए बेटा? खाली का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो खाली माइनस कर दें, तो यूनिवर्सल में से खाली, यूनिवर्सल में से कुछ भी ना काटो, तो कुछ भी नहीं काटा, क्या बचा? यूनिवर्सल। तो इसका मतलब इसका आंसर आया यूनिवर्सल, ठीक है। ओके जी। उसके बाद कह रहा है बेटा, मैंने 35 वाला एमसीक्यू छोड़ दिया, दोबारा बता देता हूं बेटा। 36 पहले बता दिया, 35 देख लें। अब कह रहा है कि अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट वर्ड का क्या मतलब है? बचा हुआ हिस्सा यूनिवर्सल का। कोई भी चीज बचती कब है? जब हम माइनस करते हैं। तो बेटा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? यूनिवर्सल का चाहिए। तो बेटा यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल कैंसिल, क्या बचा? कुछ भी नहीं, माने खाली। तो बेटा याद रखिएगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे खाली आएगा, खाली का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। ओके जी। उसके बाद कह रहा है कि बेटा ए एंड बी आर सेड टू बी डैश सेट्स इफ नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ। अब देखिए ऊपर ऊपर मैंने आप लोगों से अभी अभी एक नया कॉन्सेप्ट शेयर किया कि बेटा याद रखें, जब हम दो सेटों का इंटरसेक्शन करें या उससे ज्यादा सेटों का इंटरसेक्शन करें, जवाब खाली आए। दो सेटों का इंटरसेक्शन करने से या उससे ज्यादा सेटों का इंटरसेक्शन करने से अगर जवाब खाली आए तो उन दोनों सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट्स को या उससे ज्यादा सेटों का इंटरसेक्शन करें खाली ना आए तो हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। तो यहां पे क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा, ए एंड बी आर सेट टू बी डैश सेट्स। ए और बी सेट कौन से होंगे? जब इफ नो एलिमेंट इज कॉमन, जब उन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट एक जैसा, तो एक जैसा किसमें करते हैं? इंटरसेक्शन में। इसका मतलब अगर हम दो सेटों का इंटरसेक्शन करें तो जवाब क्या आएगा? यहां पे जो बात कह रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये एमसीक्यू क्या कह रहा है कि अगर हम दो सेटों का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसको उससे हम क्या कहेंगे? तो बेटा दो सेटों का इंटरसेक्शन करने से जवाब खाली आए, मतलब दो सेटों के अंदर अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो, उसका जवाब खाली आएगा। इसका मतलब वो दोनों सेट क्या है? डिसजॉइन है। अगर खाली ना आता तो ओवरलैपिंग है। तो देखें इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि इसी से मिलता जुलता मैंने जो है सवाल आपको नीचे भी दिया है। 38 एमसीक्यूज। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। दो सेटों का इंटरसेक्शन इज बराबर टू द खाली सेट। तो दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आए। दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली कब आएगा? जब इफ नो एलिमेंट इज कॉमन इन देम, जब उनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन है? दैट इज डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ओके जी। उसके बाद कह रहा है कि भाई टू ऑर्डर पेयर्स ए कामा बी एंड सी कामा डी आर इक्वल। आपके पास दो ऑर्डर पेयर है,
एक ऑर्डर पेयर ये है बेटा। इसको ऑर्डर पेयर क्यों कह रहे हैं कि जब इस ब्रैकेट के दरमियान अंदर दो चीजें हो, चाहे सेम हो चाहे ना हो, दो चीजें होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। फिर प्लस में माइनस में डजंट मैटर। यहां भी दो एलिमेंट्स हैं तो ये भी ऑर्डर पेयर है। तो कह रहा है कि आपके पास दो ऑर्डर पेयर हैं, मगर दो ऑर्डर पेयर की खासियत ये है कि दे आर इक्वल, आपस में बराबर हैं। तो फिर इफ एंड ओनली इफ बताएं तो फिर क्या होगा? तो फिर बेटा गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है कि आपके दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, ए कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी। यहां पे क्या कह रहा है कि आपका ए कामा बी बराबर है किसके? सी कामा डी के। तो बेटा दो ऑर्डर पेयर्स को बराबर कैसे किया जाता है? पहले को पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर, मतलब a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है बेटा? a इज इक्वल टू b एंड देखें a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो यहां पे आपका b ऑप्शन है। ठीक है, ओके जी। मल्टीप्लीकेशन बीच में होता तो कोई और तरीका होता। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है कि बेटा 40 नंबर एमसीक्यूज कह रहा है कि द सेट x such that x is a letter before a in English alphabets। कह रहा है कि आपके पास एक a सेट है, आपके पास a एक सेट है जिसमें x ऐसे, ये सच दैट का मतलब है ऐसे, a में x ऐसे x है जो कौन है? लेटर है, कोई एबीसी का अल्फाबेट है। अच्छा, अल्फाबेट है कौन सा? बिफोर ए से पहले। तो फिर बताएं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? एक ऐसा सेट है जो इंग्लिश का अल्फाबेट है मगर ए से पहले, तो ए से पहले खाक आता है, कुछ भी नहीं आता। तो ये एग्जाम्पल किसका है बेटा? ये आपका है नल सेट का एग्जाम्पल। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ओके, उसके बाद है बेटा 41 एमसीक्यूज कह रहे अ सेट हैविंग डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ऐसे सेट को हम वॉइड सेट कहते हैं, ऐसे सेट को हम नल सेट कहते हैं, ऐसे सेट को हम वोकियस सेट कहते हैं, ऐसे सेट को हम लेकिंग सेट भी कहते हैं। जिस तरह मैं कहूं ऐसी जेब जिसके अंदर टका भी ना हो, खाली जेब। ऐसा घर जिसमें ऐसा घर जिसमें कोई बंदा ही ना रहता हो। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा क्लास जिसमें कोई शागिर्द ना हो तो खाली क्लास। तो ऐसा सेट जिसमें के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो बेटा वो कौन सा होगा? खाली सेट। तो बेटा पहला ऑप्शन है नल, वॉइड, वोकियस, लेकिंग, और आखिर में लिखा है ऑल। तो बेटा यहां पे ऑल होगा। ऑल इसलिए होगा, ऑल बेटा इसलिए होगा क्योंकि नल सेट, वॉइड सेट, वोकियस सेट, लेकिंग सेट, ये सारों का मतलब है खाली सेट। उसके बाद बेटा 42 बेटा कह रहा है कि इफ A, B and C are 3 sets, A, B, C आपके 3 सेट्स हैं मगर A is equivalent to B। इक्विवेलेंट बेटा दो सेट आपस में इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उन दोनों सेटों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब है तादाद सेम हो, एलिमेंट सेम है नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे कह रहा है कि अगर ए सेट बी के इक्विवेलेंट हो और बी सी के इक्विवेलेंट हो तो फिर ए इक्विवेलेंट किसके होगा? सी के होगा। तो ऐसे किस्म की बात को हम क्या कहते हैं बेटा? तो ऐसे किस्म की बात को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ए बराबर ए इक्विवेलेंट बी के हो, बी इक्विवेलेंट सी के हो और ए इक्विवेलेंट सी के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि एक बस जो है वो नवाबशाह से हैदराबाद जा रही है और फिर हैदराबाद से कराची जा रही है। एक बस है नवाबशाह से पहले हैदराबाद जाती है और फिर हैदराबाद से कराची जाती है। तो मैं कहूं ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन, नवाबशाह टू कराची। ठीक है,
ओके, तो यहां पे वही बात कह रहा है कि भाई ए इक्विवेलेंट बी क्या है, बी इक्विवेलेंट सी क्या है, ए इक्विवेलेंट सी क्या होगा। तो ऐसी किस्म की बात को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बीच में देखेंगे निशानी कौन सी है, इक्विवेलेंट, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट। अगर ऐसे होता ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है, तो ए बराबर सी के, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल। अच्छा फर्ज करिए, मैंने फर्जी बताया, अगर फर्ज करें यहां पे होता ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ सी, मतलब ए मौजूद है बी में, बी मौजूद है सी में, तो ए मौजूद है सी में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है बेटा टू इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी, कह रहा है कि दो इक्विवेलेंट सेट्स क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते। तो बेटा याद रखिएगा दो इक्विवेलेंट सेट, बेटा देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इक्वल वो सेट होता है जिसका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, मगर इक्विवेलेंट में क्या होता है कि सिर्फ क्या हो, ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि दो इक्विवेलेंट सेट, अगर दो आपके पास सेट हैं और वो दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब उनका ऑर्डर सेम है, तो क्या वो बराबर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो कहेंगे नॉन इक्वल बेटा, नॉन इक्वल, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, बराबर हो कब सकते हैं, जब एलिमेंट सेम हो, बराबर नहीं कब हो सकते, जब एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है, 44 अ सेट व्हिच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन कॉल्ड, कह रहा है वो कौन सा सेट है, यहां पे पूछ रहा है वो कौन सा सेट है, कंटेन्स, जिसके अंदर ऑल द सेट्स, कह रहा है कि आपके पास बताएं वो कौन सा सेट है, which contains all the sets, वो दुनिया का कौन सा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स होते हैं। तो बेटा वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम क्या है बेटा, यूनिवर्सल ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बेटा इफ R1 इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, इफ R1, बेटा R1 कोई सेट है, ठीक है, R1 कोई भी सेट है, मैंने अपनी तरफ से लिया है। कह रहा है कि अगर R1 सेट जो है वो मौजूद है, सबसेट है ए कार्टेशियन बी का, तो फिर R को क्या कहेंगे, बेटा याद रखिएगा कोई भी सेट, कोई भी सेट अगर इस ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा, मतलब अगर कोई भी सेट मौजूद होगा इसमें, तो हम उस सेट को कहेंगे, या हम कहेंगे रिलेशन, या हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। इफ एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, अगर कोई भी सेट ए कार्टेशियन बी में मौजूद होगा तो हम उसे कहेंगे बेटा रिलेशन या बाइनरी रिलेशन। तो रिलेशन भी है, बाइनरी रिलेशन भी है, सी में बोथ ए एंड बी, तो बेटा होगा बोथ ए एंड बी। ओके जी, उसके बाद बेटा 46 कह रहा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन, एफ आपका फंक्शन है, तो फंक्शन कब होगा, अगर एफ जो है आपका, आप कह रहे हो कि भाई एफ एक बंदा है और वो फंक्शन है, तो भाई वो फंक्शन कब होगा, तो बेटा याद रखिएगा कोई भी चीज फंक्शन कब होगी, जब वो दो शर्तों को माने। एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज, उसका हर डोमेन इंगेज हो, किसी ना किसी के साथ अटैच हो, खाली ना हो। नंबर 2 हैव यूनिक रेंज, और उसकी एक रेंज होनी चाहिए को डोमेन में। बेटा फंक्शन उसे कहते हैं जिसका हर डोमेन इंगेज हो और उसकी हर एक डोमेन की एक रेंज हो को डोमेन में। ठीक है, ओके जी। उसके बाद बेटा तो बेटा इसका ए ऑप्शन होगा, सही है। ओके, अगर ये फंक्शन नहीं आता तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह फंक्शन पर भी वीडियो डाल दूंगा, सही है। ओके जी, उसके बाद कह रहा है 47 इफ एफ, अगर एफ, इसका मतलब है अगर एफ है कौन, फंक्शन ए से लेकर बी तक, तो फिर इट इज सेड टू बी इंजेक्टिव। बेटा इंजेक्टिव का मतलब है वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव का क्या मतलब है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन भी कहते हैं और इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव तब होगा, कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, जब उसकी डोमेन भी मुख्तलिफ हो और रेंज भी मुख्तलिफ हो, मतलब डोमेन भी यूनिक और रेंज भी यूनिक। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा बेटा। उसके बाद है बेटा 48 कह रहा है कि इफ फंक्शन, एक आपका फंक्शन है वो ए से लेकर बी तक है,
फंक्शन है ए से लेकर बी तक इज सेड टू बी ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है, और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। एक फंक्शन है वो ऑन टू कब होगा या सर्जेक्टिव कब होगा? जब उसकी रेंजेस का तादाद को डोमेन के बराबर हो। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंजेस का तादाद को डोमेन के बराबर हो, तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। तो बेटा इसका बी ऑप्शन होगा। एक बात याद रखिएगा, और इसके बाद लास्ट वाला मैंने नहीं बताया, एक एमसीक्यू और भी बन सकता था। ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? बायजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के मेरे लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। कोई भी सवाल हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बेटा वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और भी मजीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं आता या आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड है, किसी कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।